हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। मैं सुधांशु सर आज आप लोग के लिए लुसेंट लुसेंट लेकर आए हैं। लुसेंट का यह छठा नंबर क्लास है, जो कि आज हम लुसेंट के छठा नंबर क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। आज हम जो है हर दिन नया टॉपिक लेकर आते हैं एस्थेटिक्स जीके का, और यह एस्थेटिक्स जीके का स्पेशल तड़का लगने वाला है। अब देखिए, अब बच्चों, अब वह दिन दूर नहीं जो कि लुसेंट जो है 1 महीना में ख़त्म होने के कगार पे है। अभी हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में कौन सभ्यता के बारे में देख रहे हैं, हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में देख रहे हैं। मैं सुधांशु सर फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस पे। चलिए बिना देरी का क्लास स्टार्ट किया जाए, एक नए जुनून के साथ स्टार्ट किया जाए। और आज एस्थेटिक्स जीके का एक तड़का लगने वाला है। चलिए आप लोग बिना देरी का क्लास को प्रारंभ किया जाए। देखिए बच्चों, आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक, सॉरी 2 मिनट रुक जाइए। आगे हम कलर चेंज कर लें। देखिए, कलर हम लोग चेंज कर लिए, कलर चेंज कर, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है आपके सामने, यह रहा कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आप लोग को पता है कि वैदिक सभ्यता को 2 कालखंडों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को 2 कालखंडों में बांटा गया है। एक होता है ऋग्वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आपको पता होना चाहिए। ऋग्वैदिक काल का कालक्रम जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व तक चला था। और उत्तर वैदिक का कालक्रम जो था 1000 ईसा पूर्व से याद रखिएगा 600 ईसा पूर्व तक चला था। तो आपका यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग वैदिक संस्कृति, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर यहाँ पे आपके सामने यह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अभी बताया है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि बताए थे क्या, उत्तर वैदिक काल के कालक्रम जो था वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला था। कितने, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के बीच के काल को हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखिए तीसरा नंबर जो कि यूपीपीएससी एग्जाम जो है 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इसको देखिएगा कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कर है वीर या योद्धा। ऑप्शन नंबर बी कर है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर सी कर है यज्ञकर्ता या पुरोहित। ऑप्शन नंबर डी कर है विद्वान। तो बाबू लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन यह आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ टॉपिक जानेंगे। देखिए, आर्य का शाब्दिक अर्थ, आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है, याद रखिएगा। आर्य किस शब्द से बना है, तो अर धातु से बना हुआ शब्द है। आर्य जो है वह अर धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित करना। याद रखिएगा, मैक्स मूलर के द्वारा आर्यों को भारत आना आना मध्य एशिया से माना है। यानी मैक्स मूलर ने क्या माना है कि मैक्स मूलर ने आर्यों को मध्य एशिया से माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता कहला, यानी आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी उसको कौन से सभ्यता कहा जाता है, वैदिक सभ्यता। आर्यों की कौन सी भाषा थी, तो आर्यों की संस्कृति भाषा थी। याद रखिएगा, आर्यों का समाज जो था वह पितृधान था। याद रखिएगा, आर्यों का समाज कैसा था, तो पितृधान था।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन यह रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है क्या कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये एसएससी मैट एग्जाम 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या कि वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे समझ लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे समझ लीजिएगा क्या कह रहा है क्या, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखिएगा, आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। याद रखिएगा अगला टॉपिक, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। कुल, यानी पहला भाग था कुल, दूसरा का भाग था ग्राम, ठीक है, तीसरा का भाग था विष, जन, राष्ट्र, ग्राम के मुखिया ग्रामीणी और विष का प्रधान विषपति। याद रखिएगा विषपति एवं जन के शासक राजा कहलाते थे। जन के शासक यानी जनता के शासक क्या कहलाते थे, राजन कहलाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह आ रहा आपके सामने। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। याद रखिएगा जब भी एसएससी मैट एग्जाम 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जौ, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गेहूं, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चावल और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है तंबाकू। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, तंबाकू। अब कुछ पहलू देख लिया जाए। परवर्ती वैदिक साहित्यों में अनाजों जैसे गोधूम यानी गेहूं और ब्रीही यानी कि चावल आदि की चर्चा की गई है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी तंबाकू की चर्चा नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखा जाए इसको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यजमान, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है श्रमण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अर्थवर्ण, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है श्रेष्ठहीन। याद रखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी कि उनको क्या कहा जाता था, तो श्रमण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने, यह रहा 7वां नंबर क्वेश्चन। आपको देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्या, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। यह एसएससी गार्ड एग्जाम 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या शुल्व सूत्र, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है छांदोग्य उपनिषद। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शुल्व। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो शुल्व सूत्र। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शुल्व सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए कि 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे यह रहा कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। यहाँ पे एसएससी गार्ड एग्जाम 1999 में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद याद रखिएगा कौन सा वेद हो जाएगा, तो ऋग्वेद हो जाएगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 9 नंबर देखा जाए। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद, वेद उपनिषद ब्राह्मण और अरण्यक। याद रखिएगा सी नंबर क्वेश्चन उपनिषद वेद ब्राह्मण और अरण्यक, और डी नंबर वेद अरण्यक ब्राह्मण और उपनिषद। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, यानी कि वेद ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन को देखा जाए। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन रहेगा वेदों की संख्या कितनी होती है। तो वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। याद रखिएगा वेद कितने होते हैं, 4, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 3, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 4 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 5। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा कर रहा है आपको आपके सामने यह रहा। चलिए देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से यत्री या वेदत्री कहलाएं।
तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एक आ रहा है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, यहाँ पे अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे देखा जाए। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या, देखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है बाबू, यजुर्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। तो बाबू लोग यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर, इसको देखा जाए। याद रखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी कठ उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी इस उपनिषद। और ऑप्शन नंबर डी जो होगा बृहदारण्यक उपनिषद। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी मुंडक उपनिषद से यह लिया गया है। यह आरआरबी मुंबई सीसी एग्जाम 2002 में पूछा गया है, पीसीएस एग्जाम जो है 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा बच्चों। यह रेलवे आरआरबी मुंबई 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कृषि, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यानी कि पशुपालन। क्या हो जाएगा, पशुपालन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, यानी किस वेद को। तो ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सामवेद। तो बाबू साम मतलब गान, यानी कि याद रखिएगा आपको पढ़ाए थे सामवेद के बारे में। सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। यह आरआरबी भोपाल टीसी एग्जाम 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाबू देखिए मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन करवाया जाता है वह किसी ना किसी एग्जामिनेशन में सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछता है। बाबू अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह ऐसे ही टॉपिक आप पसंद करना चाहते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। ऑप्शन नंबर ए मनु, ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी सेल्यूकस। याद रखिएगा तो बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनु। अगला क्वेश्चन को देखा जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन यह रहा आपके सामने कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। यह आरआरबी कोलकाता एग्जामिनेशन एएसएम एग्जाम जीटी क्या देखिए 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा महाभारत, ऑप्शन नंबर बी कह रहा श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गीत गोविंद, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता। याद रखिएगा श्रीमद् भागवत गीता। याद रखिएगा अगले क्वेश्चन को देखा जाए बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने यह रहा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऑप्शन यह आरआरबी गोरखपुर एग्जाम एएसएम और जीजी एग्जाम 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गोधन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है भूमि, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बाबू ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशुधन यानी कि गोधन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह आपके सामने रहा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या ऋग्वेद में किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। आरआरबी गोरखपुर एग्जाम एएसएम जीजी एग्जाम 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 7वें, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 8वें, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 9वें और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 10वें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 10वें, यानी कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। याद रखिए पुरुष सूक्त के चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। पुरुष के मुख से क्षत्रिय, याद रखिएगा ब्राह्मण विराट, पुरुष के मुख से क्षत्रिय, उसकी भुजाओं से वैश्य, उसकी जांघों से शूद्र और उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। याद रखिएगा
यहाँ पे चलिए अगला टॉपिक को देखा जाए, अगले क्वेश्चन को देखा जाए। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन यह रहा आपके सामने। देखिए मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन करवाया जाता है वह कोई ना कोई एग्जामिनेशन में पूछता है। देखिए आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो बाबू, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से मुझे एक मोटिवेशनल एनर्जी मिलेगी और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के सामने लाता रहूँगा। चलिए बिना देरी का क्लास से स्टार्ट किया जाए। यह 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। यह आरआरबी गोरखपुर एग्जाम एएसएम और सीजी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 18, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 19, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 20 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 21। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 18। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा बाबू, ए, यानी 18 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 18 को पुराण के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए कि पुराण एक होता है। देखिए कौन कौन सा पुराण होता है इसके बारे में देख लीजिए। ब्रह्मा पुराण, ठीक है, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, या देखिएगा मार्कंडेय पुराण, या देखिए अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, देखिए ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण और उसके बाद वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, या देखिए ब्रह्मांड पुराण। याद रखिएगा यानी पुराणों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है इसके बारे में देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन यह आपका रहेगा, आपका यह जो है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यह टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, यह लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए अभी हम 20वां नंबर क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं क्या कि वैदिक धर्म का मुख्यतः लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। यह आरआरबी एग्जाम में पूछा हुआ है, 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पशुपति, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है देवी माता, ऑप्शन नंबर सी डी कह रहा है त्रिमूर्ति। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए सही हो। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि प्रकृति। देखिए यह आज लास्ट क्लास है, यह जो है हमारा लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। देखिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए अब मैं क्लास को ख़त्म करते हुए ठीक है आपसे विदा लेना चाहता हूँ। चलिए बिना देरी का क्लास अब ख़त्म किया जाए। चलिए जय हिंद, जय भारत।